हेलो एवरीवन। बात करते हैं मेटा एनालिसिस और मेटा सेम की। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें 20 वीडियो मेटा एनालिसिस के हैं और 7 वीडियो मेटा सेम के हैं। और काफ़ी स्कॉलर्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा कब यूज़ किया जाता है। आइए इसके बारे में क्विकली बात कर लेते हैं। 2 पेपर मैंने अपने इस प्लेलिस्ट में रेफ़र भी किए हैं। एक 2007 का पेपर है, मेटा एनालिसिस ऑफ टेम इन्वेस्टिगेटिंग सब्जेक्टिव नॉर्म, एक नया वेरिएबल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया टेम के अंदर। और दूसरा प्रोफेसर द्विवेदी, प्रोफेसर नृपेंद्र राणा, इनका है द इफेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स क्रेडिबिलिटी ऑन कंज्यूमर बिहेवियर मेटा एनालिसिस। देखिए, ये 2 अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो प्रोफेसर द्विवेदी और प्रोफेसर नृपेंद्र राणा का पेपर है, इन्होंने कहा कि हम ले रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स क्रेडिबिलिटी, इसका इफेक्ट देखना है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। तो इन्होंने अपनी एक मॉडल लिया शुरू में। इनका ये मॉडल है, 3 इनके इंडिपेंडेंट हैं, एक्सपर्टाइज, ट्रस्टवर्दिनेस और होमोफिली, और 4 इनके इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ के ये अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। एक इंटेंशन टू बाई, 3 इंडिकेटर्स इसके हैं। और इनकी अलग अलग हाइपोथेसिस बना दी है और इसके बारे में रिव्यू लिख दिया है। ये सारा यहाँ पे शुरू से देख लें एक बारी। सो H1 हैज़ ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ यूजफुलनेस, H2, H3, H4 ये सारा बनाया। इसके बाद इन्होंने कहा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्थ रीडिंग, क्योंकि इसमें ये भी एक क्वेरी है कि कितना मिनिमम स्टडी होनी चाहिए। तो ऑथर्स लिखते हैं कि मोर देन 600 आर्टिकल्स वर आइडेंटिफाइड, जो 2008 से 18 के बीच पब्लिश हुए। तो एक तो मतलब ये हुआ कि आप टाइम पीरियड के अनुसार लिमिट कर सकते हैं अपनी स्टडी को। सेकंड, ए मैनुअल सर्च वाज कंडक्टेड, और इन्होंने कहा कि जो जो इनके रेलिवेंट मिले, सिर्फ 32 मिले हैं इसमें से। देखिए ये कितना शानदार है, 600 आर्टिकल्स में सब कुछ है, लेकिन जो ऑथर्स चेक कर रहे हैं वो सिर्फ 32 में है। फिर उसके अंदर रिलेटिव जो स्टेटिस्टिक्स है, सैंपल साइज, कोरिलेशन कई में नहीं भी मिलता, तो उनको ड्रॉप करके 20 स्टडीज़ के ऊपर इन्होंने काम किया है। सो इट्स एज लो एज 20 स्टडी। सो बात ये नहीं है कि अगर आप ज़्यादा स्टडी है तो ही आपका क्वालिटेटिव होता है। तो ये जर्नल ऑफ रिटेलिंग एंड कंज्यूमर सर्विस के अंदर पब्लिश्ड है। और इन्होंने कहा है कि ये बेसिक पर्पज इसका ये है कि इनकन्सिस्टेंसी जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ है उसको दूर करके एक ओवरऑल बता रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया इसमें, ओवरऑल लाइक हर रिलेशन को स्टडी किया। तो देखते हैं कैसे स्टडी किया रिलेशन को। ये टेबल है। एक्सपर्टाइज का इफेक्ट यूजफुलनेस पे 3 स्टडी मिली है। एक्सपर्टाइज का अडॉप्शन पे 4 स्टडी मिली है। एवरेज आर ले लिया, जेड वैल्यू ले लिया, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये इन्होंने दिखा दिया। दैट्स इट। इसमें कोई सैम का यूज नहीं किया गया है। ये क्विकली एक मेटा एनालिसिस है जो एक पर्टिकुलर मॉडल पे लेके, क्योंकि ये तो आपको याद होगा मेटा एनालिसिस मिनिमम एक रिलेशन के लिए होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन हैं, 4, 8 और 2, 10 रिलेशन हैं। इनके लिए मेटा एनालिसिस लगा दी, पर ये मेटा सेम नहीं है। ये जो दूसरा पेपर है, मेटा एनालिसिस ऑफ टेम सब्जेक्टिव नॉर्म, इनको देखते हैं क्या कहना है। इनका कहना ये है कि जो टेम मॉडल है, टेम मॉडल के अंदर ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सब्जेक्टिव नॉर्म भी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका ये कहना है कि जो टेम के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब्जेक्टिव नॉर्म से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। तो इन्होंने अलग अलग एक लिया, सब्जेक्टिव नॉर्म का पीयू पे, पीईओयू पे, ये नीचे लिखा हुआ है परसीव्ड ईज ऑफ यूज, परसीव्ड यूजफुलनेस, जितने पॉसिबल रिलेशन बने सबके साथ इनका रिलेशन देखा। सबकी अलग अलग स्टडीज हैं, उनका कोरिलेशन लिया। और अब हमें उस पर 2 चीज़, एक अटेन्युएशन करेक्शन करना पड़ेगा रिलायबिलिटी के अनुसार, और सेकेंडली यहाँ पे हमने अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। और अब हम जाएंगे अपने सैम के अंदर। तो सैम के अंदर अब ये बातें करेंगे इन चीज़ों की, मॉडल फिट कितना है, टीएलआई, सीएफआई, आरएमआर, ये सारी चीज़ें। ये रिलेशन है, ये बेसिक जो रिलेशन था टेम, उसमें सब्जेक्टिव नॉर्म को ऐड कर दिया। तो इस केस में आपको सब्जेक्टिव नॉर्म का 1, 2, 3, 4, 5 हर एक का रिलेशन 5 से, और इनका आपस में भी हर एक से ये देखना होगा। इसको बोलते हैं मेटासेम। तो ये मेटासेम के अनुसार जो जो रिलेशन आए उसको इफेक्ट किया, उसको एक्सप्लेन किया। सो आप फ्री हैं, दोनों में से जो भी आप यूज़ करना चाहें। आप रेफरेंस भी दे सकते हैं प्रोफेसर द्विवेदी और प्रोफेसर नृपेंद्र राणा, इनके पेपर का, या जो बाकी मेटासेम का पेपर है। दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अगर आप यूज़ करते हैं ये वाली चीज़ें जिसमें सिर्फ मेटा एनालिसिस है, तब आप बात करते हैं फिक्स इफेक्ट की या रैंडम इफेक्ट की, वेरिएशंस कितनी है, आपका फॉरेस्ट प्लॉट कहाँ पर है, कैसा है, उन चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ सैम की बात नहीं करते। और अगर आप सैम के बारे में रखते हैं तो फिर यहाँ पे CFI GFI, इसका मतलब है
इसमें वो जो चीज़ें थी पीछे की वो इनबिल्ट हैं। ये मेटासैम मेटा एनालिसिस का हायर पार्ट है। तो इसमें आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर वो फॉरेस्ट प्लॉट वगैरह रिपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपका वो पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ है ये बताना कि एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने से ओवरऑल मॉडल फिट इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें इन्होंने सिर्फ मॉडल फिट की बात की है। अगर आप इसको दोबारा से एक बार देखें तो इनका मेन है मॉडल फिट इंप्रूव हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने वो भी नहीं बताया CFI तो है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, क्योंकि वो होता है जब स्केल वेरिएबल हो। यहाँ स्केल वेरिएबल तो है नहीं, ये तो सेकेंडरी डाटा पे है, तो उन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉडल फिटनेस से हम बताएंगे कितना हमारा इम्प्रूव हो गया। और अल्टीमेटली टेक्निक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो लास्ट का पार्ट है ना, डिस्कशन कि नॉवेल्टी क्या है, क्या नया कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, ये मेटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैसे कन्विंस करते हैं एडिटर को, रिव्यूअर को कि हमारा नया कुछ है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इनके देखेंगे डिस्कशन अक्सर काफ़ी लंबे लंबे से होते हैं इनके। So this was the brief discussion about the difference between the two, meta analysis and metasem. Hope it helps. Thank you.